देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से। देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के 5 की पंचायत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। कांग्रेस के सबसे विवादित और वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने आज एक बार फिर सेल्फ गोल कर दिया है। मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के एटम बम पर दिए बयान पर अभी बवाल थमा भी नहीं था कि आज उन्होंने एक और बयान का बम फोड़ दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि चीन ने 1962 में कथित तौर पर भारत पर हमला किया था। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, अय्यर ने कहा है कि कथित तौर पर चीन ने भारत पर हमला किया था। कथित तौर पर यानी अय्यर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था या नहीं, ये पक्का नहीं कहा जा सकता। हैरत की बात है कि जो व्यक्ति इंडियन फॉरेन सर्विस का अधिकारी रहा हो, जो राजीव गांधी के PMO में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हो, जो 3 बार सांसद रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, उसे इस बात पर शक है कि चीन ने भारत पर हमला किया था। यह और बात है कि इस देश का बच्चा यह जानता है कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन की लाल सेना भारत में धड़धड़ाते हुए दाखिल हो गई थी। खैर, मणिशंकर अय्यर को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांग ली। कांग्रेस ने भी बिना देर किए अय्यर के बयान से किनारा कर लिया और तो और उनकी बढ़ती हुई उम्र का हवाला तक दे दिया। लेकिन कहते हैं ना कि धनुष से निकला बाण और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। बीजेपी ने तत्काल इस मुद्दे को उठा लिया और यह आरोप लगाया कि यह बयान कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आज 5 की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं। क्या इसके पीछे आला कमान की हरी झंडी होती है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, कोई और कारण है। सवाल यह भी है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर हमारे सारे नेता, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो, एक क्यों नहीं होते हैं। इस गंभीर बहस को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले देखते हैं कि मणिशंकर अय्यर के बयान पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। October 1962, the Chinese allegedly invaded India. मणिशंकर अय्यर ने ही कहा था कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है। अब आप बताइए, हमारा महापर्व चल रहा है। भारत का हर नागरिक जिसे भारतीय सेना पे गौरव है, हमारा आत्मसम्मान है हमारी सेना, तो ये चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के टावर से दोनों शत्रु देशों को सिग्नल क्यों दिए जा रहे हैं? अरे मणिशंकर हैं, अय्यर हैं कौन? ना कोई पदाधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। जो कुछ बोलते हैं वो बोलते रहते हैं, अपनी व्यक्तिगत तौर से बोलते रहते हैं। हमने उनका उससे हमने कुछ लेना देना नहीं है। हमारे शहीदों के बलिदान का अपमान लगातार कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। 1962 का जो युद्ध था, जिसके लिए नेहरू जी पूरी तरह से जिम्मेदार थे, उनकी गलतियों की वजह से जो हुआ था, उनके और तब के विदेश मंत्री कृष्ण मेनन की वजह से, उन गलतियों को छुपाने के लिए मणिशंकर अय्यर जी अब कह रहे हैं कि वो एलिज था, यानी कि कथित तौर से हुआ था। भाई, कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है। जितना ये लोग बोलते हैं उतना एनडीए को फायदा होता है। जिस तरीके से सेना का अपमान करना एक आदत कांग्रेस के नेताओं की बन गई है, इसी का खामियाजा आज ये पार्टी भुगत रही है। अरे मणिशंकर जी राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। कांग्रेस किसी को ओहदे पर नहीं है। उनसे पूछिए कि आप क्यों बोलते रहते हैं।
कांग्रेस को जिम्मेदार हो। कांग्रेस में कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट पर कोई हो, स्पोक्स पर्सन, उससे आप जवाब ले सकते हैं। पहले उन्होंने पाकिस्तान प्रेम दर्शाया, ये वही व्यक्ति थे जो पाकिस्तान गए थे मोदी को हटाने के लिए। जो चाइना ने हमारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है, अक्साई चीन पर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर, उसको एक प्रकार से व्हाइट वॉश करते हुए चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो देखा आपने, एक बार फिर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के चुनावी धमाके जारी हैं। हालांकि 2014 और 2019 की तरह ही मणिशंकर के ताजा बयानों की श्रृंखला कांग्रेस की मुसीबत का कारण बनती जा रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया इल्मी, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अतुल लौंडे पाटिल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साथ ही आलोक बंसल, जो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वहीं हमारे साथ मौजूद हैं समीर चौगांवकर, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूँगा। अतुल जी, भले ही कांग्रेस ने कितनी भी सफाई दे दी हो, तरह तरह के बयान आ गए कि नहीं ये तो बढ़ती हुई उम्र है और इसको पदाधिकारी नहीं है, सांसद नहीं है, पूर्व सांसद हैं वो तो, लेकिन मुसीबत तो हो ही जाती है। इस तरह के बयान क्यों देते हैं, आखिर वजह क्या है? ऐसा है कि वो आधिकारिक पत्र नहीं है, इसकी बात तो हमने पहले कही थी। वो कहते हैं उससे कांग्रेस सहमत नहीं है, सिरे से हमने नकार दिया, ये बात सब गलत है। अगर सही में देश के इंटीग्रिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो गलवान में जब 20 शहीदों ने अपनी शहादत दी थी, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि न कोई घुसा है न कोई आया है। 65 पेट्रोल पॉइंट में से 26 पेट्रोल पॉइंट जो है आज चाइना के कब्जे में है, बफर जोन हमने खो दिया है। जिस शैतान सिंह ने 1962 के युद्ध में एक अटूट पराक्रम दिखाया था, उनका स्मारक भी उन्होंने तोड़ दिया है। तब होता है देश के साथ गद्दारी। मैं आज यहाँ से मांग करता हूँ, मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, महाराष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता हूँ, हैंडरसन ब्रुक भगत रिपोर्ट जो है वो इस देश की सरकार ओपन कर दे। इन्होंने इसी तरह कांग्रेस पर छींटे उछालने की कोशिश सुभाष चंद्र बोस के लिए भी की थी। जब वो उनके सारे पेपर्स बाहर आ गए तो फिर मुंह बंद हो गया है। ये उस पार्टी के लोगों को देशभक्ति और शहादत सिखाते हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के वक्त भी शहादत दी, तब भी देश प्रेम दिखाया, और स्वाधीनता संग्राम के बाद भी इस देश की इंटीग्रिटी के लिए 2 प्रधानमंत्री गवाए हैं। तो किसी भी चीज को समझ लेने से ज्यादा हर चीज इनके लिए चुनाव से रिलेटेड होती है। हर चीज का चुनावी राजकारण, राजनीति कर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, इस बातों से देश की इंटीग्रिटी को धक्का पहुंचता है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में हमने तो कभी नहीं कहा, 1974 में हमने पहले जो है वो न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण किया था। न्यूक्लियर पावर 1974 में हम हो गए थे। उसके बाद 5 साल नरसिंह राव जी के टेबल पर वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की फाइल पड़ी थी, जो सिमुलेशन टेस्ट हम कर सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और पाकिस्तान को मौका मिल गया। पाकिस्तान ने टेस्ट कर ली, उसके बाद सीटीबीटी, एनपीटी, कितना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करता तो पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट अपना खुद का नहीं करता? ये आप उसी तरह का तर्क दे रहे हैं जो नटवर सिंह ने उस वक्त लोकसभा के अंदर दिया था। मुझे अच्छे से याद है कि नटवर सिंह बड़े खुश हुए थे जब पाकिस्तान के परमाणु टेस्ट की खबर आई थी, तो भरी लोकसभा में कहा था कि देखिए मैं कह रहा था, अब पाकिस्तान ने भी कर लिया। ये अजीब सा तर्क है अतुल जी, बहुत अजीब सा तर्क है। आप होने नहीं, विदेशी नीति को समझ लीजिए पहले। अच्छा, हम देश के हित की बात कर रहे हैं। देखिए, ट्रेडिशनल वॉरफेयर में हमें अपर हैंड था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हम किसी से डरते नहीं और किसी से डरने की सवाल नहीं, हमारी जाबाज सेना है। लेकिन विदेश नीति में जो गलतियां हुई है उसको हमने विदेश नीति में गलती किया, मतलब परमाणु परीक्षण फिर से किया, बुद्धा टू फिर से किया इंदिरा जी के बाद, फिर अटल जी ने किया, तो गलती थी वो। सुनिए, मैं आपको जो गंभीरता से बात कीजिए कि देश की विदेश नीति और देश के संरक्षण और देश के इंटीग्रिटी की बात चल रही है, ये कोई ऐसी फालतू बहस नहीं है। जरा सीरियसली गंभीरता से इसको करते हैं। सभी देशभक्त है। हमने कभी किसी को सर्टिफिकेट देने की विश्वविद्यालय खोल के नहीं रखा जो भाजपा ने खोल के रखा है। ठीक है। तो वो बात थी सिमुलेशन टेस्ट की बात थी, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद कहा है कि मैंने वो टेस्ट किया, उसका श्रेय जो है पूरा नरसिंह राव जी को जाता है। नरसिंह राव जी के पास में एपीजे अब्दुल कलाम सारे साइंटिस्टों ने रखा था कि हमें सिमुलेशन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट करके हम कितनी क्रिटिकलिटी अचीव कर सकते हैं, ये सारी बात थी। उन्होंने करने के बाद एक जो टेंशन क्रिएट हुए थे, 2 न्यूक्लियर पावर, अगर नेबरिंग 2 न्यूक्लियर पावर है तो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, तो उसकी वो बात थी। लेकिन हमने, सुनिए, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और सर्वदलीय बैठक में सारी बातें हुई थी। अतुल जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, अतुल जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। 3 मिनट से मैं आपसे बात आप बोल रहे हैं अपनी। 10 सेकंड सुनिए मेरी बात। 3 मिनट से आपने जो है
वो पूरी भारत की विदेश नीति की समरी बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस के नेताओं का चीन प्रेम जो उनके बयानों में झलकता है, ये बार बार सामने क्यों आता है। आपने एक बात कही कि वो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने लंबे दशक, 4 दशक तक इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम किए, गांधी परिवार के साथ करीबी तौर पर काम किया है। शायद आपको ये जानकारी नहीं है कि जब कैम्ब्रिज में वो राजीव गांधी के सीनियर थे तो वो मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, और जब कैम्ब्रिज के छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव मणिशंकर अय्यर ने लड़ा था तो राजीव गांधी ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था ब्रिटेन में। उसके बाद राजीव गांधी जब पीएम बनते हैं तो पूरे 5 साल तक ज्वाइंट सेक्रेटरी रहते हैं पीएम में, 3 बार सांसद रहते हैं, 2 बार मंत्री रहते हैं, और उनके बयान को आप कहते हैं कि कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो आदतन इस तरह के बयान देने का आदी रहा हो 2014 से लेके अब तक, पाकिस्तान के खिलाफ क्या बयान, पाकिस्तान के बारे में क्या बयान दिया था आपको मालूम है, और आप इस तरह से क्लीन चिट दे देते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन जनता को यह हजम नहीं होता है। मुझे रिज्यूमे बताना पड़ा मणिशंकर अय्यर का, जो आपको शायद नहीं मालूम है, और मालूम है तो शायद आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। सुनिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, कोई पहले मंत्री था, कोई पहले किसी पद पे था, इसका मतलब आज उसके बयान आधिकारिक हो जाते, ऐसा नहीं है। अच्छा, बीजेपी का कोई भी छोटा मोटा कार्यकर्ता कुछ कर देता है तब आप उसको सीधे पार्टी से जोड़ देते हैं, तब चलता है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जयराम रमेश जी जो है वो हमारे इंचार्ज है, उनका आधिकारिक बयान होता है, राहुल जी का आधिकारिक बयान होता है, खड़गे जी का आधिकारिक बयान होता है। कोई एक व्यक्ति एक पार्टी में है, वो आदतन बयान दे रहा है। सैम पित्रोदा को भी हमने देखा। चलिए ठीक है, सैम पित्रोदा जी ने इस्तीफा दिया वो बयान के बाद, मणिशंकर अय्यर जी चलिए ठीक है, हुआ है। ये आप जो बोल रहे हैं ये देश के हित में नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब आपने कह दिया, चलिए कह दिया, आपकी बात मैंने मान ली, मणिशंकर अय्यर कोई नहीं है, ठीक है, सैम पित्रोदा को आपने हरा दिया, ठीक है। अब आप बताइए, चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि बाघा बॉर्डर पाकिस्तान के मरीजों के लिए खोल देंगे। शशि थरूर कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान के साथ व्यापार की एक पॉलिसी बनाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? शशि थरूर आपके सांसद नहीं है इस वक्त। मुझे एक बात बताइए कि हमने जो संस्थाएं बनाई है, अलग अलग संस्थाएं बनाई है, अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ व्यापार बढ़ाना, शांति बढ़ाना, ये सारी चीजें क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं की है? बिना बुलाए बिरयानी खाने देश के प्रधानमंत्री नहीं गए थे? आईएसआई जब नहीं आई थी, आईएसआई पठानकोट 2 बार बिरयानी खाने गए थे तो 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी। खैर, हमारे साथ शाजी एलमी भी मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजी एलमी भी मौजूद है। शाजी, मैं आपके इसलिए आ रहा हूं कि अतुल जी ने बातों का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप सीधा जवाब देंगी। जब मणिशंकर अय्यर, जो अतुल जी भी कह रहे हैं और कांग्रेस का भी पक्ष है कि जब मणिशंकर अय्यर माफी मांग चुके हैं, यहां तक कि उनकी उम्र का हवाला दिया जा रहा है कि 81 साल के हो चुके हैं, उनके मुंह से गलती से कथित शब्द निकल गया, तो फिर आखिर बीजेपी इसे मुद्दा क्यों बना रही है? जरूरत क्या है इसे मुद्दा बनाने की? देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और ये सिर्फ उम्र के तकाजे की बात नहीं है, ये मणिशंकर अय्यर की अपनी राय है, और इस राय पर वो बरकरार रहे हैं सालों साल तक। ना सिर्फ वो, बल्कि कांग्रेस के कई और नेता, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे उनके घटक दल के फारूक अब्दुल्ला हो, इसी तरह की बातें लगातार करते आए हैं। तो एक बहुत ही प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से, एक विचारधारा के रूप में कांग्रेस के दिलो दिमाग में इस तरह की सोच है, और वो कई बार उभर कर सामने आती है, व्यक्त होती है। तो उम्र का तकाजा हम मान सकते हैं, चलिए मणिशंकर अय्यर पर ये पहले से हमेशा उनका ये रवैया रहा है, और हम सब जानते हैं उनका क्या रोल है कांग्रेस पार्टी में, कितने बड़े वो मार्गदर्शक हैं और सबके अभिभावक माने जाते हैं। सैम पित्रोदा की भी बात है, उन्होंने माफी मांगी। अब देखिए, पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले उन्होंने क्या कहा था कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, डर के रहना चाहिए। बिल्कुल। और उससे पहले भी वो सलमान खुर्शीद बाकायदा जाते हैं पाकिस्तान में, ये सालों साल पहले की बात है, करीब इसमें 8 साल हो गए इस बात को, जब कहते हैं हमें निजात चाहिए मोदी सरकार से। और ये कांग्रेस पार्टी ये तो है जो जा जाकर और देशों में कहती है कि हमारे देश में तानाशाही है। खैर, उस बात को भी छोड़िए। अब ये जो पूरी राय है, एक 62 में जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं कि क्या हिमालयन ब्लंडर थी, क्या बहुत बड़ी गलती रही थी। कृष्ण मेनन जो विदेश मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी किस गलतियों की वजह से ये हुआ, और उसको आप हमेशा पर्दे में ढाकने की कोशिश करते हैं, लीपापोती करते हैं। लेकिन सच हम सब जानते हैं क्या हुआ, कैसे फ्रंटियर पोस्ट हुई, कैसे NEFA तक आ गए थे चाइना, और लेकिन के फरिश्तों को खबर नहीं थी। इसीलिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिनको छुपा के रखा गया है, चाहे वो हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट हो जिसका एक पहला हिस्सा सामने आ गया है। तो और देखिए उस वक्त, और ये बात कहनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारी देश का सवाल है और देश के इतिहास से हमें सीखना है। मैं सिर्फ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात नहीं कर रही हूँ, अक्साई चीन का वो हिस्सा जो हमने खोया है 62 में, लेकिन 62 का युद्ध क्या हुआ, इतने मसरूफ थे और इतने मशगूल थे।
नेहरू जी कि गुड निरपेक्षता की बात कर रहे थे, नॉन अलाइन मूवमेंट की बात कर रहे थे, विश्व स्टेज में एक अपना बड़े रोल निभाने की बात कर रहे थे और यूएनएससी को चीन की सदस्यता देने की बात कर रहे थे। ये उदारवादी और एक फिराक दिली कर रहे थे और पता भी नहीं चला कि हमारे पर प्रहार हुआ। लेकिन अब इस पर अगर, और ये बहुत ही एक चिंता का विषय है, तो अगर इसे मणिशंकर अय्यर एलिस्ट कहेंगे तो जो हमारे पूरे जो शहीद बलिदान हुए हैं, चाहे वो 1700 हमारे सोल्जर्स हों जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, या 4000 से ज्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर या बंधक हों, हम तो इस पर सवाल उठाएंगे। 1700 तो लापता हो गए थे इस युद्ध में, 62 के युद्ध में शाजिया जी। 1400 तो शहीद हुए और 1700 लापता हो गए, जिनके बारे में कुछ अभी तक नहीं मालूम है। अभी भी वहां पर जो सेना तैनात है, 1400 लोग इसमें मारे गए थे। ये सरकारी आंकड़ा है जी सरकारी आंकड़ा है, और चीन का अलग आंकड़ा है, हमारा अलग आंकड़ा है, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है। तो आप देखिए 4000 लोग इसमें बंधक हुए थे और कितने लोग, 1700 लापता हुए थे और 1000 से ज्यादा लोग बहुत ही गंभीर तरह से घायल हुए थे। तो आप अगर ऐसी बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है, एक दुखती रग है ये पूरे देश के लिए। तो लोग तो कहेंगे अब आप माफी मांग लेते हैं, लेकिन आपको पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है? अभी आप कह देंगे उम्र का तकाजा है, लेकिन आप लगातार देखिए किस तरह की हिस्ट्री रही है। ये सर्जिकल स्ट्राइक्स पर क्या बोले थे, और इतना ही नहीं, जब पुलवामा हुआ था वाकया, तो कितनी भद्दी और गंदी बातें हमने सुनी है अपने ही नेताओं के बारे में, सिर्फ सस्ती राजनीति के लिए। तो वो तकलीफ दे है। जब जब ऐसे बातें आएंगी, चाहे जितने भी उम्र के होंगे मणिशंकर जी, हमारी तरफ से जवाब आएगा और इस कठिन सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है अतुल जी, जो आरोप अभी शाजिया ने लगाया और जो बार बार बात होती है, और इतिहासकार भी जब इसकी बात करते हैं कि जब भी हम चीन समस्या की बात करते हैं तो उसकी जड़ जो है वो कहीं ना कहीं नेहरू के कार्यकाल से शुरू होती है, और नेहरू जी की जो गलत नीतियां थी चीन को लेकर, उसका खामियाजा हम 2024 तक भुगत रहे हैं। ये बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जब इसका अध्ययन होता है तो ये बात सामने आती है। एंडरसन बुक रिपोर्ट की जो आपने बात करी, वो भी शायद इसलिए अभी तक सामने नहीं आई है कि अगर वो सामने आ गई तो बहुत सारी गलतियां जो उस समय की तत्कालीन नेहरू सरकार की थी वो खुल जाएंगी। लेकिन उस वक्त की अगर आप दूसरी पुस्तकें पढ़ें, हिमालयन ब्लंडर्स पढ़ें जॉनेस डाल्बी की, तो उसके अंदर ही बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं जड़ में तो कांग्रेस ही है इस समस्या के। फिर आप जो है वो 2024 में जो आते हैं तो फिर गालवान और या तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पहले तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा ना, जो 1962 में जो गलती हुई उसको। प्रखर जी, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले एंडरसन ब्रुक अगर जो रिपोर्ट है उसे आप पब्लिश क्यों नहीं करते? 10 साल से आप गलत झूठी बातें कर रहे हो, तो फिर अपना दिखाओ ना, थोड़ा सा माथा, थोड़ा दिखाओ 56 इंच का सीना, वो डिक्लेयर करो रिपोर्ट, तो सारी सच्चाई जो सामने आ जाएगी। रही बात नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वगैरह समझने की, अभी क्या है, समय कम है, लेकिन मैं कुछ बातें करना चाहता हूं यहाँ पर। सत्यपाल मलिक, मैं बीच में बोला नहीं था शाजिया जी, सत्यपाल मलिक जी ने जो है ना इनकी पोल पट्टी सारी खोल के रख दी थी जब उन्होंने कहा था कि किस तरह से किस लिए पुलवामा हुआ, ये सारे देश को पता चल चुका है, इसका नतीजा तो 4 जून को भुगतना पड़ेगा ही। लेकिन 12 बार 2008 से लेकर 2022 तक 12 बार कौन सा प्रतिनिधि मंडल क्यों चाइना में गया था और क्यों चाइना के अलग लोगों को मिला था, मैं सिरे से गिनता हूं। अक्टूबर 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का दौरा किया था। तब राजनाथ सिंह ने कहा था भाजपा हमेशा चीन के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के पक्ष में रहा है। जनवरी 2009 में भाजपा आरएसएस की एक टीम ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें सीसीपी पोलिट ब्यूरो भी शामिल थे, उनके साथ बीजिंग और शंघाई में 5 दिन की यात्रा की थी। 3 जनवरी 2011 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी चीन गए थे, सद्भावना यात्रा पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिले। नवंबर 2014 में भाजपा की 13 सदस्यीय टीम ने सीसीपी पार्टी स्कूल से सीखने के लिए चीन का दौरा किया था। तत्कालीन भाजपा सांसद भगत सिंह कोश्यारी, जो हमारे महाराष्ट्र के बाद में गवर्नर थे, पीपल्स पार्टी कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। फरवरी 2015 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति से एक मंत्री भाजपा के मुख्यालय में अमित शाह से मुलाकात। अमित शाह जी से, बड़े देशभक्त है। अक्टूबर 2015 में भाजपा के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने चीन में सीपीसी केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग के उपमंत्री चेन फेंग जियांग से मुलाकात की। जून 2017 में भाजपा महासचिव राम माधव ने चीन के फुझो में सीसीपी के गुओ एनझाओ से मुलाकात की। मई 2018 में भाजपा नेता अनिर्बान गांगुली ने चीन के शेंजन में सीसीपी के गुओ एनझाओ से मुलाकात की। अगस्त 2018 में भाजपा महासचिव राम माधव फिर से चीन के बीजिंग में सीसीपी के एक मंत्री से मुलाकात की। सितंबर 2018 में सीसीपी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य युआंग कुनमिंग ने भाजपा नेता और तत्कालीन झारखंड के सीएम रघुबर दास से मुलाकात की, कथित तौर पर नए प्रकार के राजनीतिक दल संबंध विकसित करने के लिए। नए प्रकार के राजनीतिक, ठीक है, आपकी लिस्ट खत्म हो गई। आप पूरे डिप्लोमेटिक 2019 में, ठीक है, 2019 में भाजपा महासचिव अतुल जी लिस्ट जब खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे, मैं बताता हूँ ना, सुनिए ना, ऐसा क्योंकि एक लिस्ट मेरे पास भी है।
आपकी जितनी गद्दारी है ना सब बाहर निकालो। देशों की भाजपा के कैडर अध्ययन समूह ने सीसीपी केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग के उपमंत्री गुओ इंझाओ के साथ बातचीत की थी। कब? जब हमारे टेंशन चल रहे थे। हाँ, थोड़ा जल्दी बताइए लिस्ट, मुझे एक लिस्ट लेकर मैं भी बैठा हुआ हूँ, एक लिस्ट मेरे पास भी है। प्रखर, मुझे मालूम है आप भाजपा के प्रवक्ता हो, आई अंडरस्टैंड। नहीं, अब प्रवक्ता हो मतलब क्या, मतलब मैं आप बताऊं नहीं कि कौन कब कहाँ मिला था। आपने बीजेपी की बता दी, मैं कांग्रेस की बता देता हूँ, बात बराबर हो जाएगी। आपने शाजिया जी को तो बड़े आराम से बात करने दी, मुझे करने दो। आप जितना लंबा खींच रहे हैं, शाजिया जी ने नहीं खींची। शाजिया जी ने खुद जो है बातचीत अपनी समाप्त कर दी, और आप निकाल के देख लीजिएगा, ये पूरा रिवाइंड करके देख लीजिए। झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरी बार बोल रहे हैं आप, दूसरी बार बोल रहे हैं। 19 में भाजपा के जेपी नड्डा ने सीनियर राजनीतिक से मुलाकात की, सारे लोगों से मिले। चलिए ठीक है, अब मैं लिस्ट मैं सुनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, अब मैं लिस्ट सुना रहा हूँ। शाजिया जी, अब मैं लिस्ट सुना रहा हूँ, जरा आप सुन लीजिएगा, और आप अगर कहीं गलत हो तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, क्या जेपी नड्डा का डिप्लोमेसी से संबंध? ठीक है, जब डोकलाम के मुद्दे पर तनातनी हो रही थी भारत, एक मिनट अतुल जी, एक मिनट, आपने सुनाइए, चुप हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। अब ऐसा नहीं होगा, आपकी लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है, ऐसा तो ना होगा। हम भी अपना रिसर्च करके लाए, हम भी अपनी लिस्ट सुनाएंगे। अतुल जी इतना क्यों घबरा रहे हैं? तो ठीक है, तो डोकलाम के मुद्दे पर जब तनातनी हो रही थी, तब राहुल गांधी ने भारत के चीनी राजदूत से गुप्त तरीके से मुलाकात की। ठीक है, 2008 का जो एमयू था वो 7 अगस्त 2008 को समझौता हुआ, जिसमें समझौते में टिप्पणी थी कि हम पाते हैं कि इसमें ऐसा कुछ लगता है कि इसके बारे में सुना नहीं, और जो न्याय विरुद्ध है। आप कह रहे हैं कि चीन ने एक राजनीतिक दल के साथ समझौता किया है, तो इस सरकार से नहीं, एक राजनीतिक दल और चीन के साथ ये कैसा समझौता, ये सवाल उठे थे। ठीक है, 7 अगस्त 2008 को जो एमयू साइन हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर कांग्रेस और वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करेगी। ठीक है, अब आते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन पर, जिसकी स्थापना सोनिया गांधी जी ने की थी। उसने जो चीनी दूतावास था उससे 1 करोड़ 35 लाख का चंदा लिया। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जो है वो चीन की तारीफ कर चुके हैं, चीन को शांति का पक्षकार बता चुके हैं। वो चीन जिसने पूरी दुनिया में जो है अशांति मचा रखी है, वो शांति का पक्षकार है, ऐसा राहुल जी कहते हैं। इसके अलावा चीन की सेना को राहुल गांधी ताकतवर बता चुके हैं। और 2018 में जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं राहुल गांधी, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें बधाई संदेश देते हुए एक लंबा चौड़ा पत्र लिखती है। तो लिस्ट की जो आप बात करते हैं, उसके अलावा और तमाम वक्तव्य हैं, नड्डा ने क्या कहा, ये जो जिस तरह की आप लिस्ट सुनाएंगे तो लिस्ट हमारे पास भी है, हम भी ठीक ठाक रिसर्च करके बैठते हैं। शाजिया जी बताएं इस आरोप पर। नहीं देखिए सबसे पहले भाई साहब से कहिए कि 2 बार बोले हैं और बहुत लंबा बोले हैं। और ठीक है शाजिया जी, आप बोलिए। अतुल जी, आप अपने हिस्से का बोल चुके हैं, शाजिया जी को बोलने दीजिए। अतुल जी, आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता हैं, आपको यह सिखाया गया है कि बीजेपी के प्रवक्ता जब बोल रही है तो उन्हें टोका जाए। आपने अपनी बात कह दी ना, 2 बार अपनी बात कह दी, शाजिया को कहने दीजिए ना। देखिए, अब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, आप हाईजैक नहीं करेंगे इस डिबेट को। नहीं, आपके पास में आऊंगा, पहले शाजिया को बोलने दीजिए, शाजिया को बोलने दीजिए। अरे सुनिए अतुल जी, ये सुप्रिया श्रीनेत के सिगरेट के डायलॉग जो है ना, किसी और को सुनाना। सुनो अतुल, ये सुप्रिया श्रीनेत के जो सिगरेट के डायलॉग है ना, जाके कहीं और सुनाना, सड़क पर नुक्कड़ों पे। दूरदर्शन की डिबेट में इस तरह की बातें मत करना मेरे सामने। चलो अतुल जो है उसकी आवाज कम की जाए, शाजिया की आवाज बढ़ जाए। सुन रहे हो, चढ़ चुंबक हो गए आप राहुल गांधी के, और ये सुप्रिया श्रीनेत वाली जो सड़क छाप भाषा है ना, वो नुक्कड़ों के लिए बचा के रखना। ये डीडी के कार्यक्रम में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करना। ये मुंबईया के टपोरी जो होते हैं ना, मुंबई के टपोरी, उनको शोभा देती है भाषा। दूरदर्शन की बहस में भाषा शोभा नहीं देती है। शाजिया जी बोले अपनी बात। मैं आग्रह करूंगी भाई साहब से, 2 बार लगातार ही बोले हैं, और मुझे लगता है इस पूरे डिबेट में अब 27 मिनट हो गए हैं। आलोक जी को मौका नहीं मिला एक बार भी, मुझे सिर्फ एक बार मौका मिला है। लगातार ये शख्स बहुत ही बदतमीजी के साथ, बदतहजीबी के साथ बात को रख रहा है, और जो औपचारिक तौर पर जो वार्ता रही है और जो संबंध रहे हैं भारत और चीन के, उनकी कहानी बयान कर रहा है। लेकिन अनौपचारिक तौर से, गैर कानूनी तरीके से, छुप छुपा के जो करार साइन हुआ है, जो MOU साइन हुआ है कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी का राहुल गांधी के साथ, उसके बारे में इनकी सिट्टी बिट्टी गुम है। एक शब्द नहीं निकल पा रहा है मुंह से, और जो बातें बता रहे हैं वो तो हर जगह है ही। तो हम लोग गए, हमारे संबंध रहे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हर देश के साथ हैं, इसमें क्या बड़ी बात कह रहे हैं, इसकी फहरिस्त सुना रहे हैं।
लेकिन जब, और सुनिए एक और बात आपने नहीं बताई, मैं एंकर साहब से कहूंगी कि देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों के बारे में कहा कि कितना उनको पीटा जा रहा है, जबकि सच बिल्कुल गलत था। और 2 बार उन्होंने झूठ बोला है, जिस बात के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी और एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बाकायदा उनसे कहा कि इस तरह की बातें आप नहीं कीजिए, क्योंकि ये सच नहीं है। यानी कि किसी एक इंडिविजुअल जो उनकी पार्टी के बहुत करीब हैं, उनकी बातों को मानकर उन्होंने कहा है कि मानचित्र कैसे बदला गया और किस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, जिसको लेकर बाकायदा एक शाजिया, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक आरोप जो कांग्रेस बार बार लगाती है और राहुल गांधी बार बार अपनी रैलियों के अंदर ये आरोप लगाते हैं कि असल में प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार जो है कभी चीन का जिक्र लाती है, कभी पाकिस्तान का जिक्र लाती है, जिसकी वजह से जो असल मुद्दे इस देश की जनता के हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर बातचीत ना हो सके। ये बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है आप पर। तो या तो आप ये मान रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर को हमने भेजा है, जैसे कि आम आदमी पार्टी कहती कि मजाक में तो बोलते नहीं। देखिए, चाहे वो सैम पिट्रोटा हो या मणिशंकर अय्यर हो या खुद फवाद चौधरी हो, जो लगातार इनके कसीदे पढ़ते हैं और मोदी जी को कोसते हैं, अब इस तरह की बातें न्यूज में आएंगी तो हमारी तरफ से भी कुछ होगा। और मणिशंकर की बात बहुत ही ज्यादा दुखदायक है। एलिज्ड इन्वेजन, बाद में माफी मांग ले, लेकिन बहुत तकलीफदेह बात है एक देश के लिए। ये एक बहुत बड़ा घाव है हमारे देश के लिए, इस पर बोलना चाहिए और उनको सिर्फ माफी नहीं, इससे स्पष्टीकरण नहीं, माफी मांगनी चाहिए और अपना रुख ओवरऑल क्या है उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ ये हम नेहरू जी से लेकर अब तक और जो एमओयू जो साइन हुआ है जिसके कंटेंट, लेकिन शाजिया बात ये आती है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर पाकिस्तान के एक नेता ने किसी विपक्ष के नेता की तारीफ कर दी तो उसे भारतीय चुनावों के 2024 के चुनाव का मुद्दा बनने की जरूरत ही क्या? उसे क्यों मुद्दा बनाना चाहिए? मैं बताऊं क्यों? हो सकता है कि वो आपकी जो आपसी लड़ाई है उसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के नेता ऐसा कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना जी। पर आप देखिए, जब 2019 की बात आती है तो क्या कहा जाता है कि बालाकोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है। पुलवामा अटैक क्यों हुआ और कैसे हुआ, मतलब कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जाती, मैं कह भी नहीं सकती क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती ऐसी बातें। तब तो उसके लिए किया जाता है। और जब और तब ये लोग क्या कह रहे थे, सर्जिकल, मैं बताती हूँ उनके बारे में क्या कहना है, जवाब देखो अपना। सत्यपाल मलिक जी के बारे में क्या कहना? चलिए ठीक है, शाजिया जी हमारे साथ जी। नहीं, मुझे बात खत्म करने दीजिए, बीच में बोले थे कि का भी जवाब देना चाहती हूँ। सत्यपाल मलिक की भी असलियत में बता दूं कि 3 बार गवर्नर, 3 साल और गवर्नर रहने के बाद उनको ये बात क्यों याद आई। लेकिन आप बताइए, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कहते हैं और पोस्टर बॉयज बनते हैं और खुद कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बाकायदा सुर्खियों में छा जाती है जब वो पूछती है क्या प्रमाण थे, तो क्या हमारे सैन्य बल का मजाक नहीं उड़ता? क्या उनका मनोबल कम नहीं होता? क्या हमारे देश का उपहास नहीं होता? कि क्या मतलब है इसका? तो इसीलिए शाजिया आपने अपनी बात कह दी। आप दोनों, अतुल जी और शाजिया जी, अपनी बात कह चुके हैं। आधे घंटे से ज्यादा गुजर चुका है और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए आलोक बंसल, डायरेक्टर है इंडिया फाउंडेशन के, सुरक्षा और रक्षा और विदेश नीति तीनों पर एक अच्छी समझ रखते हैं। आपने पूरी आधे घंटे तक पॉलिटिकल डिबेट सुन ली। आलोक जी, आपको क्या लगता है कि जब इस तरह के बयान आते हैं तो क्या यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस को जो है वो भारतीय सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है, या भारतीय सेना का जो आधिकारिक बयान होता है जिसमें कहती है कि 1 भी इंच जमीन जो है चीन ने अभी हमारे उसके कब्जे में नहीं है, जो है वो पहले के टाइम की थी वो हो सकती है, वर्तमान में नहीं की कब्जा। ये सेना प्रमुख तक इस पर स्पष्टीकरण दे देते हैं, लेकिन बार बार इसको मुद्दा बनाए जाने से क्या सेना के मनोबल पर असर पड़ता है? आलोक जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि विदेश नीति के मुद्दों को राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जहां तक जी। पर जहां तक सवाल मणिशंकर अय्यर जी के बयान का है, ये काफी ही निंदनीय है। एलिज्ड एग्रेशन, मतलब ये कहना कि कथित आक्रमण, वो भी उस समय जब इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। यहां मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा कि कृष्णा मेनन विदेश मंत्री नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त विदेश मंत्री। हमने किसी और को विदेश मंत्री बनने ही नहीं दिया 17 साल तक। कृष्ण मेनन उस समय रक्षा मंत्री थे जी। तो मैं ये बताना चाह रहा था। तो क्या है कि क्या हुआ 62 में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट की कई बार बात की गई। हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट, हेंडरसन ब्रूक्स कौन थे? आज दुर्भाग्य यह है कि 99% जनता को यह नहीं पता। हेंडरसन ब्रूक्स भारतीय सशस्त्र सेनाओं के एक लेफ्टिनेंट जनरल थे और ये एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट है जो लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रूक्स और ब्रिगेडियर भगत ने लिखी। बिल्कुल, ये मिलिट्री डिफीट के कारणों के ऊपर काफी कुछ है। इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो
उसके कुछ हिस्से तो लीक भी हो चुके हैं। शायद सरकारों को लगता है कि उसको पब्लिश नहीं किया जाए, और इसीलिए अगर आपको याद हो कि जब कुलदीप नायर साहब जिंदा थे तो उन्होंने एक आरटीआई डाला था कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए, और उस समय जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे वजाहत हबीबुल्लाह साहब, उन्होंने उसको पढ़ा और उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये रहा। लेकिन इस तरीके के जो बयान आते हैं मणिशंकर जी का कि पाकिस्तान के पास बम है, और या उससे भी ज्यादा निंदनीय मेरे ख्याल से जो लोग ये बोलते हैं कि पुलवामा पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही निंदनीय है कि आप अपनी सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं पर और उनकी सफलताओं पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। ये मेरे ख्याल से इस देश के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है कि हम अपनी राजनीतिक बहस में उन मुद्दों को लाएं जिनके ऊपर कभी बहस नहीं होती। अगर हम अपनी सशस्त्र सेनाओं पर शक करेंगे तो ये मेरे लिए एक बहुत दुख की बात है। तो ये मेरा मानना है कि जो मणिशंकर अय्यर जी ने किया गलत किया। हो सकता है जैसा वो कह रहे हैं कि अपनी बढ़ती उम्र के कारण उनके अभी, तो मेरे ख्याल से अगर उम्र बढ़ गई है तो अब उनको इस तरीके के बयान देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि होता है कई बार जो है बड़ी उम्र के साथ लोगों के जो मानसिक संतुलन है खो जाता है। पर कांग्रेस को बिल्कुल साफ कह देना चाहिए कि भाई ये जो व्यक्ति हैं अब ये सेनाइल हो चुके हैं, अब इनकी बातों पर ध्यान दें। पर वैसा नहीं कहा जा रहा है। और अय्यर जी कई बार समय समय पर कई बयान देते रहते हैं, पहले पाकिस्तान के ऊपर दिया, अब इसके ऊपर दिया, तो ये मेरा ख्याल है निंदनीय है। और जहां तक मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि विदेश नीति, रक्षा नीति के मामले में इस देश का हर नागरिक एक ही पन्ने पर होना चाहिए। ठीक, हमारे साथ अतुल जी भी हैं। अतुल जी, जो बीजेपी का एक आरोप है, बीजेपी ने आज जो आरोप लगाया उसमें ये कहा है कि मणिशंकर अय्यर, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि मणिशंकर अय्यर की अपनी सोच है, उनकी उम्र हो चुकी है, वो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि मणिशंकर अय्यर जो इस तरह के अन्य जो बयान आते हैं उनके पीछे राहुल गांधी की शह होती है, मतलब राहुल गांधी के कहने पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि मणिशंकर जी अय्यर कोई पद ही होल्ड नहीं करते। कौन से मीटिंग में बैठे हुए आपने उनको देखा है? क्या वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है? क्या वो एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी है? क्या वो किसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य है? तो ये आरोप करने के लिए चुनावी राजनीति का मुद्दा बनाकर बुनाने की कोशिश है, हारता हुआ चुनाव कैसे जीत सके, उसके हड़बड़ी में ये किए हुए बयान। एक बात मैंने पहले ही कही थी कि ये जब देश की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, विदेश नीति की बात आती है, 2014 तक सारा विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है एक ही पेज पर था। मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा, जब जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी का शिमला पैक्ट हो रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां पर सभा ले रहे थे नीचे, और पूरे दुनिया को मैसेज दे रहे थे कि व्हेन इट कम्स टू इंडियन इंटीग्रिटी, व्हेन इट कम्स टू नेशंस इंटीग्रिटी, वी आर टुगेदर। जब कभी भी सिटी बिटी का मसला हुआ था, तब भी पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों सर्वदलीय बैठक जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बुलाई थी, जो प्रथा रही। अब हमने भी ये बात कही है कि किस बात के लिए वो नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें भी वो सलमान खुर्शीद के साथ जो है पाकिस्तान के साथ यूएन में गए थे। सलमान खुर्शीद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गए थे। 3 लोग का वो कमीशन था, वो सारे लोग गए थे। तो मुझे एक बात बताइए कि जब देश के प्रधानमंत्री जो पद पे बैठे वो ये कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई आया है, फिर क्यों हम 25-26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे? क्यों शैतान सिंह का स्मारक जो है चला गया? क्यों 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चला गया? सोनम वांगचुक जो आंदोलन कर रहे हैं लद्दाख में, उन्होंने कहा था कि मैं सारे बॉर्डर में कहां तक चाइना घुस चुका है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये तापिर गांव ने भी कहा है। अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के सांसद है तापिर गांव जी ने कहा कि यहाँ पर चाइना ने गांव के गांव बसा दिए। या सोनम वांगचुक जी ने जब कहा कि मैं सीमाओं पर जाकर दिखाऊंगा कि अतुल जी, मेरा ये कहना है कि अगर आप मान लीजिए सोनम वांगचुक की बात कर, अतुल जी हाथ पैर बांध दिए गए। नहीं, अतुल जी, आप सोनम वांगचुक की बात पे भरोसा कर रहे हैं, तो आपको भारतीय सेना के जो सेना प्रमुख है उनकी बात पे भरोसा करने में क्या दिक्कत है? मतलब सोनम वांगचुक की बात आप मान लेंगे कि चीन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन भारतीय सेना जो बयान देगी, आधिकारिक बयान देगी, उसको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं मानेंगे। देखिए प्रखर जी, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारी कार्यकारी परिषद, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा कैबिनेट, हमारी संसद, हमारा विपक्ष, इसका रोल होता है नीतियां तय करने में। हमने मिलिट्री को कभी भी नीतियां तय करने के लिए दिया नहीं, उसके ऊपर मैं कोई बयान नहीं दूंगा। हमारे सेनानी ने कुछ कहा होगा, फिर नरवणे जी भी कहा था कि अग्निवीर सेना की स्कीम नहीं थी, और अग्निवीर सेना की स्कीम नहीं होते हुए भी पीएमओ ने उसको थोपी है। तो मैं सेना को इसके डिस्कशन के बीच में लाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, मैं अतुल जी आपको रोकना चाहूंगा। रोकने की वजह यह है कि एक वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, और ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर 5 की पंचायत में चर्चा जारी रहेगी।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। तो ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर के एक और विवादित बयान की, जिसको लेकर आज राजनीतिक गर्मी फिर से बढ़ गई है। आलोक जी, ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे जो अतुल ने बार बार इस बात का अतुल जी ने इस्तेमाल किया है, वो गलवान का जिक्र छेड़ते हैं। ठीक है, शाजिया जब बात करती है तो कहती है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, या कम से कम किसी भारतीय भूमि का जो है वो अतिक्रमण चीन ने नहीं किया है। एक सुरक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आप रक्षा मामलों के जानकार हैं, आप एक इंडिया फाउंडेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर हैं, आपको क्या लगता है गलवान को लेकर एक्चुअल सिचुएशन क्या है और इसे लेकर क्या रणनीति कम से कम राजनीतिक दलों की होना चाहिए कि वो एक हद तक बयान दें या किस हद तक वो बयान दें? देखिए, हम जानते हैं कि सन 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण किया और इसमें कोई शक की बात नहीं है, और उस वक्त उन्होंने भारत की कुछ भूमि पर कब्जा कर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कुछ कहा थी 38,000 वर्ग किलोमीटर थी। हाँ, जो भारत और चीन के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ना तो ये नक्शे पर रेखांकित है और ना ही जमीन पर चिन्हित, और इसके बारे में दोनों ही साइड्स के अपने अलग अलग परसेप्शन, और इसके कारण दोनों ही सेनाएं एक दूसरे के क्षेत्र में गश्त लगाती गई हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर रक्षा मंत्रालय की आप रिपोर्ट्स देखें, एनुअल रिपोर्ट्स, तो आपको दिखेगा इतनी बार चीन ने ट्रांसग्रेशन किया। और उसी तरीके से अगर आप चीन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट देखेंगे तो वो भी हमारे भारतीय सेना के ट्रांसग्रेशन दिखाती है। वो इसलिए तो दोनों के परसेप्शंस जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में अलग अलग, तो इसी पे समझौते हुए और इस तरीके की घटनाएं ना हो, और इसके लिए हमने एक जो है कुछ निर्णय लिए। और उसके कभी कभी क्या है कि इसमें परसेप्शनल डिफरेंसेस हो जाते हैं और दोनों ही सेनाएं जो है आगे पीछे चली जाती हैं, और यही स्थिति गलवान में हुई, जो झड़प हुई और उसमें हमारे कई वीर सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। लेकिन उसके बाद जहां तक मेरी जानकारी है, चीन की सेना ने उस जगह पे जहां पर ये हुआ था वहां से वो हट गई है, और जितनी जगह पे वो आगे आए थे वहां से वो पीछे हट गए। तो ये स्थिति है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इस पे अभी तक हमारा डिलिनिएशन नहीं हुआ है। और हम हमेशा से ये कहते रहे हैं चीन से कि एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के लिए और एक अगर सशक्त संबंध हमें चाहिए, मैत्रीपूर्ण संबंध चाहिए, और जो कि हमारे पड़ोसी होने के दायरे भारत की ये इच्छा होने हमेशा उचित है। लेकिन उस मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए जो हमारी सीमाएं हैं, कम से कम हम अपनी सशस्त्र जो पूरी सीमाएं हैं उसके अंदर जो चीन का आक्रमण है, कम से कम ये तो डिफाइन हो जाए कि आप कहां पे हो और हम कहां पर हैं। तो वो अभी तक हो नहीं पाया, और इसके कारण कई बार क्यों नहीं हो पाया? तो चाउ एन लाई भी यही दौरा करने के लिए भारत में आते थे, नेहरू के साथ 7-7 दिन तक उनकी बातचीत होती रहती थी, पूरे दस्तावेज वो मौजूद है जिनमें उन दोनों की बातचीत हो रही है। तो समस्या क्या है? इतने सालों में समस्या तो हल हो जानी चाहिए थी कम से कम। देखिए, समस्या जो है ये इतिहास में जाती है, और इतनी आसान समस्याएं नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पे कोई हैबिटेशन नहीं था। आज भी जो चीन के आधिपत्य में जो लद्दाख का इलाका है उसमें कोई हैबिटेशन नहीं है। वहां पे मिनिमम जो हाइट है वो 4300 मीटर है। आप ये समझ सकते हैं कि इंसान के लिए सामान्य स्थिति पर वहां रहना असंभव है। तो इसलिए चूंकि वहां पे कोई सेना थी नहीं, ये परसेप्शनल डिफरेंसेस जो है ये होते रहते हैं। और अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने कई बार अपनी सीमाएं आगे और पीछे की,
क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखते थे, उनके जो हित थे उसके अनुसार वो करते थे, और इसलिए इसमें हमेशा से विवाद रहा। लेकिन हमने जो सीमा की वो हमारे काफी सशक्त उसके ऊपर दावा है, और उसके बाद जो चीन ने आक्रमण किया, चीन ने पहले हमें धोखा दिया कि हाँ ये हमारे जो नक्शे हैं ये पुराने हैं, हम इनको बदलेंगे, और फिर उसके बाद जिस तरीके से धोखा दिया वो जग जाहिर है। चीन ने जो नक्शे बताया वो औपनिवेशिक काल के नक्शे बताकर उसने मैकमोहन लाइन पर इस विवाद को सुलझने नहीं दिया। विवाद अभी भी चल रहा है। इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं 5 की पंचायत पे एक छोटा सा ब्रेक। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। MDH। 5 की पंचायत में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान की। अतुल जी, कांग्रेस पार्टी पर बार बार ये आरोप लगता है और अब तो चुनावों में खुलकर ही आरोप लगने लगा, पहले तो सोशल मीडिया तक की बात थी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की पुरानी विचारधारा थी, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 10-15 साल पहले तक भी, वो कांग्रेस के जो कॉडर था, जो कांग्रेस से ही निकले हुए लोग थे, वो कांग्रेस की विचारधारा और राजनीति को नियंत्रित करते थे। लेकिन अब ये आरोप लग रहे हैं, जब से राहुल और प्रियंका जी का दौर आया है, कि कांग्रेस को चलाने वाले लोगों में अब कम्युनिस्ट शामिल हो गए हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे भी हावी होती है, उसकी विदेश नीति पे भी हावी होती है, उसकी रक्षा नीति पे भी हावी होती दिखाई देती है। और मणिशंकर अय्यर हालांकि पुराने नेता है, लेकिन इनका बैकग्राउंड भी मार्क्सिस्ट सोसाइटी से जुड़े रहे हैं। तो क्या ये आरोप सही है कि अब जो कांग्रेस की नीति बना रहे हैं उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं? अतुल जी अनम्यूट कर लीजिए शायद आपका। जी अतुल जी। अगर नीति और आपको नीतियां समझनी है तो 1956 का आवड़ी अधिवेशन जो हुआ था उसको आपको समझना पड़ेगा, और 1919 में जो शिफ्ट हुआ था कि हमने थर्ड वर्ल्ड का रेटोरिक छोड़कर नेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दिया था, वैसे नेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस हम हर वक्त ही देते हैं। अब रही बात गरीबों की बात करना, इंडिया और भारत की डिबेट आपको पता होगी चालू हुई थी। उसके बाद हमने फिर अन्न सुरक्षा का कानून लाया, उसके बाद हमने फिर राइट टू एजुकेशन लाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया, ये जो DBT है जिसे आज आधार कार्ड कहा जाता है, वो सारी चीजें जो है वो कांग्रेस ने लाई, क्योंकि वो खाई हम नहीं सहन कर सकते इस देश में। तो इस देश की अपनी यूनिक पॉलिसी है जिसे राजनीतिक फायदों के लिए इस नीति को लेफ्टिस्ट या फिर कम्युनिस्ट ऐसा ठहरा कर एक राजनीति की जाती है, लेकिन अपनी यूनिक पॉलिसी रही है। और आप देखिए जिस वक्त भारत स्वाधीन हुआ उस वक्त कई सारे देश स्वाधीन हुए हैं। अगर कई सारे देश स्वाधीन हुए तो वो भारत के बराबरी क्यों नहीं कर पा रहे? अगर नीतियां गलत होती तो भारत भी डिवेस्टेड हो गया रहता। भारत के साथ आजाद हुए देश कहां हैं? मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं अतुल जी, वर्तमान की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के जो विचार अब जो बन रहे हैं, जो कांग्रेस की रणनीति बना रहे हैं, प्रियंका जी और राहुल जी के ऑफिस में जो लोग तैनात हैं, जो सलाहें देते हैं, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। और कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव के अंदर अब कांग्रेस की रणनीतियां बन रही हैं, जिससे कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, क्योंकि खबरें मिलती हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं, पुराने नेता, वो भी इससे को लेकर नाराजगी जताते हैं। नहीं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। नीतियों को अच्छे से समझता हूँ, विदेश नीति को भी अच्छे से समझता हूँ। एक बात आप समझ लीजिए कि जो बैलेंस है, सेंट्रिस्ट जिसे कहा जाता है, कि हम लोग को मासेस का भी सोचना है, हम लोग को इंडस्ट्री का भी सोचना है, कैपिटलिज्म का भी सोचना है। इन दो के बीच जो हमने समतोल रखा है आज तक, एक समन्वय रखा है, एक कंसेंसस रखा है, इसलिए चौतरफा विकास जो है वो भारत का हुआ, ये वही हमारी नीति है। मैं आपको अतुल जी यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे एक मेहमान समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ नहीं पा रहे थे, फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए। उनसे मैं जो सवाल मैंने आपसे पूछा वही मैं उनसे पूछना चाहूंगा।
समीर जी, जो पूरा मणिशंकर अय्यर का जो बयान आया है उसको लेकर मैं अतुल जी से यही पूछ रहा था कि क्योंकि मणिशंकर अय्यर जी का भी एक कम्युनिस्ट बैकग्राउंड रहा है और वर्तमान में जो कांग्रेस की नीतियां बन रही हैं, जो बनाने वाले हैं, क्या वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं और वही विचारधारा हावी हो रही, तभी चीन के पक्ष में बयान देते हुए नेता दिखाई देते हैं, चीन के पक्ष में बातें करते हुए कांग्रेस के बड़े नेता बयान देते हैं? समीर देखिए, अगर कांग्रेस प्रखर जी में 40 मिनट शायद कनेक्ट नहीं रहा था, इसलिए मुझे चर्चा का की बातें मैं सुन नहीं पाया जी। लेकिन जब आपने पूछा तो उसका जवाब देता हूं। मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर और सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो जिसे सेम पित्रोदा भी कहते हैं, इस तरह के जो लोग सलाहकार राहुल गांधी के जो सलाहकार है, तो कहावत है ना कि मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा होता है। तो ऐसे अगर सलाहकार रहेंगे तो कांग्रेस का बर्बाद होना निश्चित रूप से तय है। और मणिशंकर अय्यर को मणिशंकर अय्यर के बयान तो हम जानते ही वो प्रधानमंत्री मोदी। अतुल जी, एक व्यक्ति इतने वरिष्ठ पत्रकार 40 मिनट बाद जुड़े हैं, कम से कम उनको तो बोलने दीजिए प्लीज। शब्दों का चयन मैं विनती कर रहा हूँ, शब्दों का चयन बराबर कीजिए। सैम पित्रोदा समीर जी अपनी बात जारी देश में बहुत बड़ा है, आप उनके बारे में इस तरह से मूर्ख और ये नहीं कह सकते। क्या अभी सैम पित्रोदा के बारे में ऐसा क्या बोल दिया? पूरा नाम लेना किसी का क्या अपराध है? उन्होंने जो कहावत कही है ना, मूर्ख दोस्तों से बुद्धिमान, वो उनको लगाकर कही है, वो ठीक नहीं। चलिए ठीक है, चलिए समीर जी अपनी बात कीजिए। ठीक है ठीक है समीर जी बात बोलिए। देखिए, मणिशंकर अय्यर को यह कहा जाता है कि उनकी बढ़ती उम्र है, तो बढ़ती उम्र का हवाला देकर उनको इग्नोर कर दिया जाए। तो फिर क्या राहुल गांधी को बालक की उम्र समझ के इग्नोर कर दिया जाए? संभव नहीं ना। राजनीति में अगर आप हो, चाहे छोटे एज के हो या बड़े एज के हो, आपको एक दायरा रखना चाहिए बोलने का। और मणिशंकर अय्यर ने तो प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा था। यही कांग्रेस जिन्होंने मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निकाल दिया था, फिर क्यों मणिशंकर अय्यर को पार्टी में लिया? यही मणिशंकर अय्यर है जो कहते हैं कि राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, राम जी का जन्म हुआ, ये किसी को नहीं मालूम है। यही मणिशंकर अय्यर है जो कहते हैं कि मुगलों ने कभी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया, मुगलों ने भारत को अपनाया है और भारत को मुगलों ने बनाया है। यही मणिशंकर अय्यर है जो आतंकवादी हाफिज को हाफिज साहब कह के बात करते हैं। यही मणिशंकर अय्यर है कि जो पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि भारत में तब तक शांति नहीं हो सकती और भारत और पाकिस्तान में संबंध तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी तो हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप लोग प्रधानमंत्री मोदी को पस्त बिल्कुल, हम इस शो में सब बयानों की चर्चा कर चुके हैं समीर। मेरा एक सवाल आपसे और है कि अगर हम, ये बात तो रिकॉर्ड पे है कि 2014 और 2019 में मणिशंकर अय्यर के बयानों ने कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है, तो सब इसका परिणाम ने दिखा दिया था। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे सैम पित्रोदा हो, चाहे वो चन्नी साहब हो, चाहे थरूर साहब हो, जब इस तरह के बयान वो देते हैं खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर, तो क्या इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है? समीर लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का पूरा कम्युनिस्टीकरण हो गया। आज कांग्रेस पार्टी को जो लोग चला रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने तो लोकसभा में कहा था कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी को ठेके पे दे दिया। अब कुछ एक ठेकेदार लोग हैं जो कांग्रेस को चला रहे हैं। तो आप देखिए कांग्रेस जिस तरीके से निर्णय हो रहे हैं, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, कांग्रेस का जिस तरीके से मैनिफेस्टो आ रहा है, योगेंद्र यादव जैसे लोग जिस तरीके के बयान दे रहे हैं और बाकी लोग जो दे रहे हैं, बता रहा है कि कांग्रेस अब कम्युनिस्टों के राह पर चल गई। कम्युनिस्टों ने समझ लिया कि हमने तो देश को बर्बाद करने की कोशिश करते करते हम बर्बाद हो गए, अब हम कांग्रेस को बर्बाद करेंगे, कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस को बर्बाद करने ठीक है। समीर मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या ये चीन के प्रॉक्सी वार का हिस्सा है जिसमें हमारे सियासी दल उस वॉर का हिस्सा बन गए। हम चर्चा करेंगे इस विषय पर एक ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH तो 5वीं पंचायत में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि ये जब चर्चा चलती है, आपने ये भी कहा कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मामले विदेश नीति को लेकर हमारे दलों की एक राय होना चाहिए, लेकिन जो डिफरेंसेस है, क्या उसका फायदा हमारे दुश्मन है वो कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि चाइना का एक प्रॉक्सी वॉर है
जिसके अंदर जो है भारत के सियासी दल भी जो है उसका टूल बन गए। आपको लगता है? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि विदेशी शक्तियां जो है हमारे अंदरूनी जो कला है उसका फायदा उठाने की चेष्टा करती हैं और करती रहेंगी। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि विदेश नीति, रक्षा नीति, ऐसे विषयों पर एक आम कंसेंसस बननी आवश्यक है। और ऐसा कई बार होता आया है। अगर आप देखें 71 के युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उद्घोष था संसद में, या नरसिम्हा राव जी की प्रधानमंत्री काल में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनएचआरसी में भारत के डेलीगेशन को लीड करने के लिए भेजा था कश्मीर के ऊपर, ये कई बार ऐसे मुद्दे हुए हैं। लेकिन अब पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कुछ ऐसे राजनेता आ गए हैं जो कई बड़े ही विचित्र बयान देते हैं, जैसे कि आपने मणिशंकर अय्यर जी के बयान की बात की। और उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से निंदनीय जब बयान होते हैं जब आप अपनी सशस्त्र सेनाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे, जैसे चन्नी साहब ने उठाया पुलवामा, और या इस तरीके के जो सवाल करने लगते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि कई बार जो चीजें हैं वो सबको पता नहीं होती, और हम जो है जिस तरीके के प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वो सेना के मनोबल के लिए। और ठीक, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। समीर, जब इस तरह के बयान जब आते हैं तो जो मैंने सवाल आलोक जी से कह रहा था इसका वो जवाब दे रहे थे, क्या लगता है कि कोई विदेशी साजिश है जो भारत के जो डिफरेंसेस हैं राजनीतिक दलों में उसका लाभ उठाने के लिए जो है चीन और पाकिस्तान इस तरह का कुछ कार्य करते रहते हैं, और कुछ राजनीतिक दल अनजाने में या शायद जानकर भी इसका टूल बन जाते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, कई उदाहरण ऐसे हैं देश के सामने प्रखर जी। जब मुझसे कहा है ना। जी समीर, आपसे पूछा मैंने। हाँ, देखिए, अभी पिछले कुछ समय में कुछ उदाहरण ऐसे आए कि किस तरीके से जॉर्ज सोरोस के माध्यम से किस तरीके से हुआ, किस तरीके से अडानी मामले को उठाने की कोशिश गई, और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। तो कुछ ताकतें हैं जो भारत विदेश में बैठकर भारत की को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। भारत को जो 2047 में विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से बढ़ना है, उसको कैसे रोका जाए, इसकी कोशिश में जुड़ी हुई। दुर्भाग्य इस बात का है कि विदेशी ताकतों के हाथ से कुछ देश के लोग खिलौना बनते हैं और देश में बैठकर उन्हें सहयोग करते हैं। यह देश के दुर्भाग्य की बात है। देश की जनता को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए कि कौन लोग हैं जो देश के अंदर रहकर देश को विकसित होने से रोकना चाहते हैं। मुझे लगता है देश की जनता इस बात को समझती है, और 2024 में इसका जवाब, जो चुनाव हो रहे हैं, 6वां चरण के हो चुके हैं, 7वां चरण का चुनाव शनिवार को है, 4 दिन का इसका जवाब देश की जनता दे देगी। ठीक है, अब तो 7 ही दिन बचे हैं, जवाब मिल ही जाएगा। फिलहाल समीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शाजिया हमारे साथ बहस में शामिल हुई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।